Meaning of assurance engagement. Assurance engagement mean an engagement in which a practitioner express a conclusion designed to enhance the degree of confidence in intended user other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of the subject matter against the criteria. इंश्योरेंस एंगेजमेंट क्या चीज होता है? इंश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है ये एक प्रैक्टिशनर जो कि एक्सप्रेस करता है अपने रिपोर्ट में, और उसको उतना ब्यूटीफुली डिजाइन करता है और इनहेंस करता है कि जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एश्योरेंस मतलब होता है भरोसा, लोगों का भरोसा, और भरोसा करने लगते हैं, एंगेजमेंट बढ़ जाता है उसके प्रति इंटेंडेड यूजर्स का, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और रिस्पॉन्सिबल पार्टी से ज्यादा बनाया भी सारा मैनेजमेंट है, लेकिन सारा क्रेडिट सब कुछ इतना ढंग से ऑडिटर ऑडिट करता है कि ऑडिटर के ऑडिट करने का इंटेंडेड यूजर्स का एश्योरेंस एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और ये चीज ऐसे ही नहीं होता, उसको प्रॉपर्ली बैठ के इतना सुंदर से डिजाइन और इनहेंस करता है ऑडिटर, और ये तुरंत नहीं आएगा। इट मीन दैट द प्रैक्टिशनर गिव एन ओपिनियन, प्रैक्टिशनर वर्ड बार बार लिख रहा है, ठीक है, मतलब वो उसके पास एक एक्सपीरियंस के बाद आएगा धीरे धीरे। गिव एन ओपिनियन टू अबाउट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन। जैसे जो भी यूजर्स है वो कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अकाउंटिंग रिपोर्ट पे ही सारा डिसीजन लिया जा रहा है। कोई शेयर खरीदे, कोई सामान खरीदे, कुछ भी खरीदे, और इस रिपोर्ट पे हमारी कंट्री का जो सबसे मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन माना जाता है फील्ड ऑफ अकाउंट्स, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका एफिलिडेशन मिल जा रहा है, वैलिडेशन मिल जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। क्या क्या एलिमेंट होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में? क्यों लोग ऑडिटर पे भरोसा करेंगे? सबसे पहला, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, तीन पार्टी, कंपनी, ऑडिटर, ठीक है, और इंटेंडेड यूजर। कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी अपना ओपिनियन देगा ऑडिटर अपने बेसिस पे देगा, ठीक है, कुछ मलाई मक्खन लगा के बात नहीं करेगा। सबसे पहले प्रैक्टिसनर, प्रैक्टिसनर का मतलब क्या? अ पर्सन हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर, और यहाँ पे प्रैक्टिसनर कौन है? वही सीए। इस वजह से भरोसा। दूसरा, एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, ऑडिटर को अच्छा से पता है प्रैक्टिसनर को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, कि किन मैटर पे ध्यान देना है। अगर बैलेंस शीट में अगर मेरे पास 500 डेटर हैं, तो 500 डेटर्स पे ध्यान देना है कि कुछ रिलेवेंट डेटर्स पे ध्यान देना। उसको उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्योंकि एक प्रैक्टिशनर है। सुटेबल क्राइटेरिया, ऑडिटर का ऑडिट करने का एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, और वो बेंचमार्क नेक्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड से, नेक्स्ट ईयर अपना अपना अपने ग्रोथ से ही वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिशनर तब तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचता है, ठीक है, जब तक उसके पास सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट, अच्छा खासा एविडेंस और सटीक एविडेंस ना हो उस कंपनी के बारे में अच्छा या बुरा बोलने के लिए, तब तक वो अपना ओपिनियन नहीं देता है। और ज्यादा एश्योरेंस ये होता है कि बात मुंह से नहीं बोलता है, लोग एक रिटर्न लिखित में अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस है? एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, हम लोग कॉपी को भेजते हैं रीचेक के लिए। अगर मान लो कि सब सब्जेक्ट में सप्ली या फेल हो जाते हैं तो रीचेक के लिए, ये तो रिव्यू के लिए। अब ये बात खुद ही दोनों बोल के समझ में आ रहा है कि रीचेक की जगह तुम ऑडिट को फिलहाल रखो कि ऑडिट जो होगा वो इन डेप्थ होगा, लेकिन जो रिव्यू होगा वो इतना डेप्थ में जाके नहीं होगा, ठीक है। हालांकि दोनों होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही, लेकिन उतना डिटेल में जाके नहीं होगा। अब एक बार पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है
वी हैव लर्न दैट द ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देता है, भरोसा देता है। इट प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस। ये रीजनेबल देता है, ये लिमिटेड देता है। ऐसा समझ कर रखो कि रीजनेबल एश्योरेंस बड़ा है और लिमिटेड एश्योरेंस छोटा है। तो रीजनेबल एश्योरेंस से लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट होता है, इंटेंडेड यूजर्स का, और इससे लोगों का डिसीजन या कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होता है, बट इस लेवल पे नहीं होता। सबसे पहला, इट प्रोवाइड द लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, जैसे आपने लिख दिया है। जो तुम्हारा रिव्यू होता है वो कम भरोसा दिला पाता है ऑडिट के मुकाबले। फर्दर रिव्यू इन्वॉल्व अ फ्यू प्रोसीजर एंड गेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। अभी हम फिलहाल एग्जाम के स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वाले बता रहे हैं। स्टॉक ऑडिट किए हैं, जब उसको हम सब कुछ सजा रहे हैं तो हमको 10-15 जगह डाउट फिर से क्रिएट हो रहा है। इसको हम दोबारा से उतना मेहनत करेंगे कि इसको खाली रिव्यू करके छोड़ देंगे। तो रिव्यू से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन ऑडिट से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एश्योरेंस, भरोसा। कितना तरह का एंगेजमेंट, कितना तरह का एश्योरेंस होता है? रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, और लिमिटेड एश्योरेंस जो है तुम्हारा वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है ऑडिट के मुकाबले। और एक होता है मॉडरेट। एक कंपनी में सीए राम, ठीक है, कंपनी का अकाउंटेंट है, कंपनी का सीएफओ है, ये भी सीए है लेकिन इस कंपनी का एम्प्लॉय हो गया। ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया है तो लोगों को इससे मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। तीन तरह का होता है मॉडरेट। कंपनी का या फिर सीए श्याम का, सीए राम का, सीए श्याम से अच्छा एक बॉन्डिंग है, जान पहचान है, वेल नोन पर्सन है लोग, ठीक है। इसको बुला के कंपनी में इंटरनल ऑडिट करवा रहा है कि भाई एक बार तुम देख लो, बाहर से ऑडिट होने से पहले अगर तुम देखो कोई गलती है तो हम लोग को बताओ। इसको हम लोग कहते हैं रिव्यू। और ये जो सीता है, ठीक है, ये स्टेटरी ऑडिट करने आ रही है, इसको करते हैं ऑडिट। तो ऑडिट हमको जो देता है वो देता है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। और रिव्यू जो हमको देता है वो देता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। और जो कंपनी का फाइनेंशियल डिसीजन करके रखता है वो देता है आपको मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। Beside the reasonable assurance engagement or limited assurance engagement, there is another kind of assurance which related to the matter other than the historical financial information. ये जो तीन, ये जो तुमको दो या तीन एस्योरेंस देखने को मिल रहा है, ये मिलता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे, जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट पहले से बना के रखे हो, ठीक है। सच इंश्योरेंस में बी related to the prospective financial information and not to the historical financial information. It may be related to the providing the assurance on the internal control in the entity. ये जो भरोसा मिलता है पहले से जो मेरा अकाउंट्स का एंट्री करके रखा गया है
जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन इसी के मदद से हम लोग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी आंक पाते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाला, अब से होने वाला, ठीक है। मीन द बेस्ड ऑन द assumption of the event may occur the future action by the entity. It can be form of the forecast and projection, the combination of both. जो पुराना गलती किए हैं जिससे हमको रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस या फिर मॉडरेट एश्योरेंस मिला था, उसके मदद से अब हम आगे अपना डिसीजन सही कर सकते हैं और अब से हम अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट सही, जो जो गलती पहले की तो अब नहीं करेंगे, इस चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। इस वजह से प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अच्छा, नीचे लिखा है क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड में। एक होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो एंट्रीज जो हो चुका है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो एंट्री अब से हम लोग करने वाले हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रूटेड द पास्ट इवेंट टू, बीते हुए डेटा के बारे में बात करता है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, आने वाले इवेंट के बारे में बात करता है। क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। प्रैक्टिस, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर, ठीक है, हियरनेसनेस, रिलायबिलिटी, सम ऑफ द क्वालिटीज जो ऑडिटर के अंदर चाहिए। ये सारा क्वालिटीज है जो एक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। बचने का, किसी काम को करने का तरीका, सफाई से काम को करने का तरीका, हर वक्त ना एकदम गुस्सा में भी नहीं रहना, हर वक्त जॉली नेचर में भी नहीं रहना, अपना टेम्पर मेंटेन करना, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना, इंडस्ट्री को समझ आना चाहिए कि उसको समझ में आना चाहिए कि किस इंडस्ट्री में क्या कहा, उसका जजमेंट सही होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हेडनेस होना चाहिए, ठीक है, सुनने और समझने का, रिलायबिलिटी, भरोसा रखना और भरोसा करवाना आना चाहिए। सम ऑफ द क्वालिटीज ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। इसी सब क्वालिटीज से वो पकड़ पाएगा कंपनी का एरर एंड फ्रॉड। अगर इन शॉर्ट बोला जाए, वो सारा पर्सनल क्वालिटी जो आपको एक अच्छा व्यापारी बनाता है, वही सारा क्वालिटी आपको एक अच्छा ऑडिटर भी बनाएगा। कल्चर को रिस्पेक्ट करे, कल्चर उसको समझ में आए, किसी का भी कल्चर हो, दूसरे का भी कल्चर का रिस्पेक्ट करे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी हो उसके अंदर, एंड एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन द ब्रांच। जिस फील्ड में वो ऑडिट कर रहा है या ऑडिट जिस कंपनी का करने जा रहा है, उस फील्ड के अकाउंट्स के बारे में अच्छा खासा उसको आइडिया हो। आईसीआई काउंसिल स्टैंडर्ड्स बनाता है इंगेज। हाँ हेलो, बोलो, तो पढ़ा रहे भाई।
हाँ हाँ हाँ, बात करते रहो। आईसीआई काउंसिल आर कलेक्टिवली कितना सारा स्टैंडर्ड्स बना है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिसको ऐसे कहते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, रिव्यू भी करना है तो कैसे करना है, ऐसा रही। स्टैंडर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, किस तरह से भरोसा दिलवाना है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, इन सब चीजों से जुड़ा चीज पे जो काम करना है। स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विस, चार स्टैंडर्ड आईसीआई बनाता है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का यहाँ पे लिस्ट है, जो हम बोले थे नीचे आएगा। सम एग्जाम्पल, जिसमें सभी तुम में से 200 हल्का सा पढ़ी हो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस ऑफ विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दो बात लिखा था कि ऑडिट आपको करना है इंडिपेंडेंटली, किसी का बात नहीं सुनना, अपने अकॉर्डिंग करना है। और ऑडिट करते वक्त बस आपको अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ध्यान रखना है, जो कि इशू करता है आईसीएआई। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक ऑडिट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट को सजा के रखना है। ऐसे 315 एग्जाम्पल दिया है कुछ। आइडेंटिफाइंग द एसेसिंग द रिस्क, कैसे पता करेंगे किस चीज में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और किस मैटर में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, उसके सहारे आप गलती आसानी से पकड़ पाएंगे। ऐसे 500 एविडेंस, किस चीज को आप कंप्लीट एविडेंस मानेंगे और उसके बाद जाकर के आप डिसीजन सुनाएंगे। ऐसे 700, ये ऊपर ही हम बोले थे कि रिपोर्ट कैसे बनता है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसका तरीका ऐसे 700 में बताया गया है। अच्छा, ये तो सिलेबस में एकदम नहीं है। इसमें से भी ऐसा समझ के चलो आधा है स्टैंडर्ड, ठीक है। ये है SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आप अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है कुछ, उसके एक क्वालिटी होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा कंपनी वाला हेलमेट बनाता है, तो उस पे एक आईएसआई का मार्क होता है, वो मार्क होना चाहिए, कुकर पे भी होता है। तो स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए। उसी तरह ऑडिटर का काम स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज चेक किया जाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वन से एक ही स्टैंडर्ड बना है इसमें, उसी को बस देख के मेजर किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है स्टैंडर्ड क्यों जरूरत है, एक एग्जांपल देंगे, उसके नीचे का बात ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। XYZ कंपनी ABC, सीए ABC को बुलाया, अब बोले बोला मेरे कंपनी का टैक्स ऑडिट कर दो। वो बेचारा टैक्स ऑडिट कर दिया, करने के बाद ये कह रहा है कि ये क्या कर दिया, हम टैक्स नहीं बोले थे, हम तुमको बोले थे कॉस्ट ऑडिट करने के लिए। कॉस्ट ऑडिट कर दिया, फिर बोल दिया स्टॉक ऑडिट करने के लिए। तो बोला आप बार बार बात घुमा दे रहे, बोले क्या प्रूफ है कि हम बात घुमा रहे हैं। अब जो सीए है वो गया आईसी इंस्टीट्यूट के पास कि इस सिचुएशन में तो आप बता ही नहीं थे क्या करना है, आप तो ये समझा के हम लोग को रखे थे कि सीए के पास कंपनी, कंपनी के पास सीए आएगा, दोनों के बीच में बात होगा और तुमको ऑडिट कर देना है। तब ये बोलेगा कि तब तुम स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हो क्या, हालांकि स्टैंडर्ड पढ़े बिना तो कोई ऑडिट सीए बन ही नहीं सकता है।
स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हो क्या? जब भी किसी कंपनी के संग तुम ऑडिट में जाओगे, वहां पे साइन होगा लेटर ऑफ इंगेजमेंट, जहां पे क्लियर क्लियर साइड बात लिखा रहेगा, जहां पे कंपनी का भी साइन रहेगा और सीए का भी साइन होगा। कोई भी अपने बात से बाद में पलट नहीं सकता है। ये स्टैंडर्ड्स में बताया गया है। तो इस वजह से जरूरत है स्टैंडर्ड्स का। यहाँ से क्वेश्चन आंसर अब स्टार्ट है, एमसीक्यू।